तो फ्रेंड्स, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्या उसकी वैल्यू है, कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, राइट। अब हम ये समझते हैं कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। तो सबसे पहला मेथड इसमें आता है बाय फ्रिक्शन। जी बिल्कुल, आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं। अब क्या वजह है कि कोई चीज फ्रिक्शन से चार्ज हो जाती है? सबसे पहले तो मैं इसका आपको एग्जांपल बताता हूं। याद है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था शुरुआत में ही एक फिनोमिना जिसमें आप स्केल को अपने हेड पे जो हेयर है उससे रब करते हो। दैट इज नथिंग एल्स बट फ्रिक्शन। उसमें और कुछ नहीं हो रहा है, आप अपने बालों से जब स्केल को रगड़ते हो तो आप फ्रिक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो उस स्केल को चार्ज करने के लिए। लेकिन हमें थोड़ा सा इसको और डीपर समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से चार्ज हो रहा है। एक और एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि अगर मैं कोई ग्लास रॉड लेता हूं और इस ग्लास रॉड को मैं एक सिल्क क्लॉथ से, ये सिल्क का क्लॉथ है, इस सिल्क के क्लॉथ से इस ग्लास रॉड को मैं रब करता हूं, राइट। तो ग्लास रॉड में लिया मैंने और एक सिल्क क्लॉथ लिया और दोनों को मैं रगड़ रहा हूं, अच्छे से मैंने इसको रगड़ दिया। तो जब मैं इसको फ्रिक्शन, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा हूं। तो जब मैं फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा हूं तो ऐसा क्या हो रहा है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस ग्लास रॉड विल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो सिल्क क्लॉथ है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है? आइए समझते हैं। जब भी मैं किसी चीज को दूसरी चीज के सरफेस पे रब करता हूं, मैं फ्रिक्शन अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं वहां पर। अब इस फ्रिक्शन की मदद से प्रोड्यूस होती है हीट, राइट। ये हीट ही काम करती है इसको चार्ज करने में। किस तरीके से देखते हैं। चाहे ग्लास हो चाहे सिल्क हो, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा मैटर किससे बना हुआ है? एटम्स से बना हुआ है। और एटम्स में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या क्या मौजूद होता है। सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं, साथ ही साथ में उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होते हैं आउटसाइड, राइट। तो हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे ही ग्लास रॉड के अंदर भी कई सारे एटम्स मौजूद होंगे जिनके अंदर प्रोटॉन्स होंगे सेंटर में और इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होंगे, राइट। अब यहां पर जो फाइनल ऑर्बिट होता है, जो फाइनल ऑर्बिट होता है एटम का, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी लूजली बाउंडेड होते हैं। लूजली बाउंडेड का मतलब यह है कि न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी कम होता है। ये बात आप पहले भी कई छोटी क्लासेस में 9th में 10th में ये चीज आप पढ़ चुके हो। तो यहां पर ये जो चीज है ये कम चार्ज होती है, मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन चार्जेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो कम होता है। अब जब मैं यहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा हूं, फ्रिक्शन कर रहा हूं, तो यहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है टू गेट अवे फ्रॉम दिस फोर्स। इस फोर्स से बाहर निकलने में इनको मदद करती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलते हैं तो ये एटम क्या हो जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। आपको याद होगा कि जब सोडियम की बात की जाती थी तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 होता है, जिसके अंदर 11 प्रोटॉन्स होते थे और इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होते हैं, राइट। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, जिसे इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बनाता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहां पर बनाता हूं, तो ये न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। ये पहला ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा ऑर्बिट जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन और ये फाइनल ऑर्बिट जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, राइट। तो अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाता है
तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ अब 10 रह जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 रह जाते हैं तो जो नेट चार्ज आता है वो प्रोटॉन्स का ज्यादा आता है, और इसीलिए ये नेट जो है पॉजिटिव रहता है। तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स, फाइनल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं ड्यू टू द हीट प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज हुआ वो सिल्क पे चला गया? यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है हीट की वजह से, वो सिल्क पे ही क्यों चला जाता है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्लास रॉड का है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिल्क क्लॉथ का होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। ऐसे कई अलग अलग मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, और उस नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर लेता है? सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहां पे मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि फ्रिक्शन की वजह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस क्यों आ रहे हैं। ये सिर्फ ग्लास रॉड या सिल्क क्लॉथ के अंदर ही नहीं होता, कई सारी चीजों के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कौन कौन किस किस तरीके से एक्वायर करेगा। जब मैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करता हूं तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव और ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली जब मैं एक वुलन क्लॉथ से इबोनाइट रॉड या प्लास्टिक की किसी चीज को रब करूंगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और वुलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। इन सभी के अंदर रीजन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने वहां पर बताया कि हीट डेवलप होगी, वो फाइनल ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को लूज कराएगी, और जब फाइनल इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो एक पे पॉजिटिव और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला जाएगा और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसी तरीके से जब आप हेयर पे कॉम्ब को रब करते हो, आप कॉम्ब ले लीजिए या आप कोई प्लास्टिक स्केल ले लीजिए, दोनों ही केसेस में जो आपके कॉम्ब है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो आपके हेयर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अभी भी एक चीज हमें समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो रहा है। चार्ज तो मैंने कॉम्ब या स्केल को किया है, लेकिन वहां पर जो पीसीज ऑफ पेपर हैं उसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि वो अट्रैक्ट हो जा रहा है? चार्जेस तो सिर्फ स्केल के अंदर थे, लेकिन पीस के अंदर, पेपर के पीसेस के अंदर कोई चार्ज नहीं। अट्रैक्शन होने के लिए दोनों के ऊपर चार्जेस होने की जरूरत है, लेकिन एक ही के ऊपर चार्ज है, दूसरे के ऊपर तो चार्ज नहीं है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि दूसरा अट्रैक्ट हो जाता है? तो इसके लिए हमें चार्जिंग बाय इंडक्शन समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम चार्जिंग बाय कंडक्शन को समझ लेते हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है? ये चार्जिंग बाय कंडक्शन में आपको अभी समझा चुका हूं थोड़ी देर पहले, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्कोप देखा था। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने कुछ नहीं करना है, ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है, यहां मैंने कॉर्क लगा दिया है, ये ग्लास रॉड जे की फॉर्म में है, राइट। अब यहां पर क्या होता है, एक ये गोल्ड लीफ मैंने यहां पर लगा दी, ये गोल्ड लीफ मैंने यहां पर लटका दी। तो जब मैं कोई एक ग्लास रॉड, लाइक जो भी मैंने चार्ज की थी ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ से, उसको जब मैं इस पे टच कराऊंगा, जब मैं इस ग्लास रॉड को जो पॉजिटिवली चार्ज है इस मेटेलिक बॉल पे टच कराऊंगा, इस मेटेलिक बॉल पे जब मैं टच कराऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली पूरी की पूरी रॉड के अंदर ऑल्सो ऑन द गोल्ड लीफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि मेटल की खासियत क्या होती है कि वो चार्ज को ओवरऑल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जब ये चीज इससे टच नहीं हुई थी तब ये चीज अनचार्ज थी पूरी की पूरी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज को यहां पर टच कराया तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है
और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके खुद को चार्ज बना लेती है। तो चार्जिंग का दूसरा मेथड जो है वो क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कराते हैं और टच कराने से वो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है और वो उसमें दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम समझेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर मैं एक मेटेलिक बॉल लेता हूं और इस मेटेलिक बॉल को मैंने अर्थ से इंसुलेट कर रखा है, दिस इज अ वुडन रॉड, इस वुडन रॉड के ऊपर ये मेटेलिक बॉल सिचुएटेड है एंड दिस इज अर्थ। मैंने इस मेटेलिक बॉल को इस अर्थ से अभी आइसोलेट कर रखा है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है कि ये उससे टच में, उससे इंटरेक्शन में नहीं है। अब अगर मैं इसके पास में एक चार्ज बॉडी यानी कि एक चार्ज ग्लास रॉड लेकर आता हूं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है, राइट, इस ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है। अब जब ये चार्ज बॉडी इसके पास में आ रही है, ध्यान रखिएगा मैंने यहां पर इस चार्ज बॉडी को टच नहीं कराया है, मैंने सिर्फ इसको इसके पास लेकर आया है, राइट। तो मैं जब इसको इसके पास लेकर आऊंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जितने भी एटम यहां पर मौजूद हैं इस मेटेलिक बॉल के अंदर, उसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली इनके जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूसरी तरफ आ जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि हर एटम का एक इलेक्ट्रॉन पूरा उधर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज पूरा इधर आ जाएगा। ये छोटे छोटे तरीके से, इस तरीके से आएंगे और अल्टीमेटली आपको इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज मेजरली मिलेगा और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा ड्यू टू अट्रैक्शन। यहां पर पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, इसीलिए सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, तो पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ में आ जाते हैं। अब सपोज कीजिए कि मैं यहां पर इस मेटेलिक बॉल को अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं। दिस सिंबल इज फॉर अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या है कि मैंने एक वायर ली और इस बॉल से टच कराकर अर्थ में टच करा दी है। अर्थ इज अ रिसीवर, यह आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्थ इज अ रिसीवर ऑफ चार्ज। आप चाहे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं चाहे आप नेगेटिव चार्ज रखते हैं, कोई सा भी चार्ज हो अर्थ उसको रिसीव कर लेती है। तो यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज मूव करके अर्थ में चला जाएगा। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर चुका है, तो उसके बाद मैंने इस वायर को यहां से हटा दिया। ये नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं गया मूव करके, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव चार्ज ड्यू टू दिस ग्लास रॉड अट्रैक्टेड है। क्या है, अट्रैक्टेड है ड्यू टू दिस ग्लास रॉड, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज यहां पर अर्थ में ट्रांसफर हुआ। अब यहां पर हमें समझना है कि ये नेगेटिव चार्ज जब यहां पर अट्रैक्टेड है और ये ग्लास रॉड भी यहां पर है, मैंने सपोज कीजिए कि ग्लास रॉड यहां से हटा दी, तो अब क्या होगा, जितना भी ये नेगेटिव चार्ज था वो अपने आप को इस पूरी मेटेलिक बॉल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और जो चीज पहले अनचार्ज थी, पहले ये मेटेलिक बॉडी अनचार्ज थी, लेकिन अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो ये एक और तरीका है टू चार्ज द ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। यहां पर इंडक्शन का मतलब यह है कि मैंने इसमें चार्ज इंड्यूस यानी कि पैदा कर दिया बिना कोई चार्ज ट्रांसफर करे। मैंने कोई भी चार्ज को टच नहीं कराया यहां पर, लेकिन यहां पर एक चार्ज इंड्यूस हो गया। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब मैं कोई कॉम्ब या कोई स्केल रब करता हूं अपने हेयर के ऊपर, तो वो क्या करता है, पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो आपकी कॉम्ब या आपका स्केल है, उस स्केल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नीचे पड़े हुए पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बाय इंडक्शन प्रोसेस उसके अंदर क्या आ जाता है,
पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑन द अपर सरफेस, उसके अंदर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बाय इंडक्शन, और इसी वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। देखिए हर एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, तो जब एक नेगेटिव चार्ज में लेकर आ रहा हूं तो वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, और जब मैं कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर आता हूं तो वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से मैं बाय इंडक्शन चार्जेस को, चीजों को चार्ज कर सकता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकता हूं। तो अब हम बात करते हैं कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। अभी तक जो हम समझ चुके हैं उसके अंदर हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा है, उसके वैल्यू के बारे में पढ़ा है, वो किस तरीके के फिनोमिनास दिखाता है हमने ये पढ़ा है, कैसे हम समझ सकते हैं कि किसी चार्ज को हम किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, किस तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी हम तक जान चुके हैं। कुछ और छोटी मोटी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमें समझना है इलेक्ट्रिक चार्ज की। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब है क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स, राइट? क्वांटा जो होता है उसका मतलब क्या होता है? पैकेट्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम क्या समझना चाहते हैं? कोई भी फ्री चार्ज अगर है, कोई भी चार्ज मान के चलिए कि अगर वो चार्ज Q हमने ले लिया, चार्ज को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो होता है Q। तो जब हम कोई Q चार्ज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो चार्ज हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का। अब ये एलिमेंट्री चार्ज का क्या मतलब होता है? एलिमेंट्री चार्ज इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज? देखिए मिनिमम पॉसिबल चार्ज का मतलब होता है या तो एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर एक प्रोटॉन हो। तो व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज? इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी एक प्रोटॉन के अंदर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलॉम। प्रोटॉन होगा तो यही चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो यही चार्ज नेगेटिव होगा, राइट? तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। जो मैग्नीट्यूड है इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e से। तो अगर कहीं पे कोई चार्ज मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? एलिमेंट्री चार्ज है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, या फिर माइनस में, राइट? तो ऐसा मैं क्यों कह सकता हूं कि ये सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है एलिमेंट्री चार्ज का? ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूं कि क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि कुछ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनसे छोटा कुछ भी नहीं है। देखिए वैसे असलियत में देखा जाए तो छोटा है, अवेलेबल है, क्वार्क्स होते हैं, लेकिन आपके केस में आपको क्वार्क्स तक नहीं जाना है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सबको ही सबसे छोटा मानना है, राइट? तो इसीलिए किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो सबसे छोटे पॉसिबल पार्टिकल होते हैं, और उनका चार्ज जो होता है वो इतना होता है। तो जब कोई चीज ट्रांसफर होती है, जब कोई चार्ज ट्रांसफर होता है किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, या कोई बॉडी चार्ज एक्वायर करती है, तो वो हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ही एक्वायर कर सकती है, क्योंकि उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि किसी के ऊपर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो 1.5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, या ये क्या कहते हैं इस तरीके से 10.25 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता या प्रोटॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है? तो इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो मौजूद होंगे तो वो किस में होंगे? इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंटीग्रल नंबर में है तो उनकी वजह से जो चार्ज आएगा वो भी इंटीग्रल मल्टीपल में ही आएगा। तो मेरे हिसाब से आप ये बात समझ चुके होंगे कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है। क्वांटा मींस पैकेट, और पैकेट का मतलब यहां पर ये है कि एक सिंपल एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन अपने आप में वो आधा नहीं हो सकता है, राइट? तो क्वांटा का मतलब बेसिकली यहां पर यही है। तो किसी भी चार्ज को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इंटीग्रल नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, राइट? अब हम बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज की। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है? मान के चलिए कि कोई सिस्टम है, सपोज ये एक सिस्टम है,
इस सिस्टम के अंदर अलग अलग जगहों पर कई सारे चार्जेस मौजूद हैं। इसको हम Q1 ले लेते हैं, ये Q2 है, ये Q3, Q4, Q5, 6, 7, 8, राइट। अब अगर मुझे यह पता करना है कि इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, मैंने यहां पर एक सिस्टम एज्यूम करा है और उसके अंदर इस तरीके से अलग अलग चार्जेस अलग अलग पोर्शन में मौजूद मान लिए। तो अगर मुझे सिस्टम का टोटल चार्ज पता करना है तो वो कैसे पता चलेगा? इन्हीं सभी चार्जेस को मैं ऐड कर दूंगा और वही इस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा। अब ऐड करते वक्त आपको ध्यान किस बात का देना है कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज नेगेटिव है। तो यहां पर यह बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी एडिशन आप करेंगे चार्जेस का वो एल्जेब्रिकली करेंगे। एल्जेब्रिकली का मतलब यह होता है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेके करेंगे और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लेके करेंगे। लेट अस सपोज मैं इसमें एक सिस्टम ऐसा लेता हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 की वैल्यू मैंने मान ली 1 कूलम प्लस में, Q2 की वैल्यू मैंने मान ली -2 कूलम, Q3 की वैल्यू 3 कूलम और Q4 की वैल्यू -4 कूलम, राइट। तो जब मैं इसका टोटल चार्ज निकालना चाहूंगा, इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना चाहूंगा तो मैं सिंपली इसको ऐड कर दूंगा। तो जब मैं एडिशन कर रहा हूं तो मुझे इस बात को ध्यान रखना है कि मैं इनके चार्जेस को भी कंसिडर करके ऐड करूंगा, यानी कि 1 -2 +3 -4, सबके इसका भी पॉजिटिव चार्ज इंक्लूड हो गया, नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव चार्ज, सारे चार्जेस के जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नेचर्स है वो इंक्लूड हो गए। इस तरीके से एडिशन जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिकल एडिशन करना। अब यहां पर अगर आप देखें तो 3 और +1 कितना हो गया? 4, -4 और -4, +4 और -4 0, देन ओनली -2 कूलम इज लेफ्ट। यानी कि इस पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज आता है वो कितना आता है? -2 कूलम आता है, राइट। तो यहां पर आप ये बात समझ सकते हो कि जो एडिटिविटी है उसमें हमें जो एडिशन करना है चार्जेस का वो इंटीग्रल एल्जेब्रिकली करना है, राइट। द थर्ड थिंग इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है? ये शायद आप बहुत पहले से जानते हैं कि कोई भी चार्ज ना तो बनाया जाता है ना ही खत्म किया जाता है, बस वो कंजर्व्ड रहता है। सपोज कीजिए कि मैंने एक मेटेलिक बॉल ली है, ये मेटेलिक बॉल एक वुडन प्लैंक पे पड़ी है, एक वुडन रॉड या वुडन ब्लॉक आप ले लीजिए, उसके ऊपर एक मेटेलिक बॉल पड़ी है। अब इस बॉल को मैंने पूरे सिस्टम से आइसोलेट कर रखा है। आइसोलेट का मतलब है बिल्कुल अलग कर रखा है, कोई भी चीज इसके आसपास नहीं आ रही है, राइट, और ना ही कोई कंडक्शन यहां पर हो रहा है अर्थ के साथ में। तो जब ऐसा होगा तो जितना इसके ऊपर चार्ज पहले मौजूद था, सपोज करते इसके ऊपर +Q चार्ज मौजूद था, लेट अस सपोज कि हमने माना कि इसके ऊपर +Q चार्ज मौजूद था। अभी +Q चार्ज अगर मौजूद है और कोई सिस्टम का इंटरेक्शन किसी और चीज के साथ में नहीं है तो ये +Q चार्ज उतना ही रहने वाला है, क्योंकि इसको अपने चार्ज को ना तो ट्रांसफर करने की कोई जगह मिल रही है और चार्ज कभी भी लॉस्ट नहीं होता। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। तो टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा +Q चार्ज इस पे बना रहेगा जब तक ये सिस्टम आइसोलेटेड है, राइट। तो अब हम आगे देखने वाले हैं कि क्या क्या लॉज इसमें आते हैं, किस तरीके से हम और अच्छे से इसको समझ सकते हैं और फोर्स को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हमने पढ़ा था पहले कि हम जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव को हम साथ में रखते हैं तो वो रिपेल करते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे इन फोर्सेस की वैल्यू निकाल सकते हैं।